हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया। आज अपन बात करने वाले हैं मैथ्स में शिक्षण विधि टाइप 8। इसमें अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज अपन बात करने वाले हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे तो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक। क्या होता है? ज्ञानात्मक। दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है अपना क्रियात्मक। कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। जैसे अपन बात करें कि कक्षा में अध्ययन या अपन कह सकते हैं अध्यापन, अध्ययन या अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्य का निर्धारण करता है। कक्षा में अध्ययन या अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्यों का क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए कुछ साधनों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे साधन क्या क्या चाहिए? मार्कर चाहिए, बोर्ड चाहिए, इसके अलावा प्रैक्टिस शीट चाहिए। तो ये उद्देश्य तो है। फिर अपन और आगे बात करें जिसमें साधनों के रूप में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व सहायक सामग्री होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कक्षा में अध्ययन या अध्यापन से पूर्व शिक्षक कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि मुझे ऐसे पढ़ाना है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों का निर्धारण भी किया जाता है, जिसमें साधनों के रूप में आप पाठ्यक्रम मान लो, शिक्षण विधियाँ मान लो, व सहायक सामग्री मान लो कि मुझे क्या चाहिए। देखिए, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है ये किसने दिया था? ये परिभाषा 2 बार एग्जाम में आ गई है। ज्ञानात्मक उद्देश्य सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो आप याद रखना, बी.एस. ब्लूम। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने दिया था। किसने? बी.एस. ब्लूम ने। जिसमें क्या है? सिद्धांतों नियमों व तथ्यों के संबंध सिद्धांतों, नियमों व तथ्यों के संबंध में जानकारी।
जानकारी होती है। सिद्धांत होने चाहिए, नियम होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। ये किसने कहा? B.S. ब्लूम ने कहा, जिसमें ज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है। इसके बाद अगर और आगे अपन बात करें, इस उद्देश्य की या इन उद्देश्यों की प्राप्ति कक्षागत यानी अपन कह सकते हैं कक्षा में होती है। यानी इन उद्देश्यों की प्राप्ति कक्षागत यानी कक्षा में होती है। अगली बात मैं बात और करूं, एक अध्यापन द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति व प्राप्ति कक्षा में ही संभव हो पाती है। कक्षा में ही संभव हो पाती है। एक अध्यापन द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति व प्राप्ति कक्षा में ही संभव हो पाती है। इसके मुख्य 6 अंग होते हैं, वो याद रखना कौन कौन से हैं। इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? 6। इसमें या इसके मुख्य 6 अंग होते हैं। मुख्य अंग कितने होते हैं? 6। पहला याद रखना ज्ञान, दूसरा याद रखना समझ, ज्ञान हो गया, समझ हो गया। तीसरा याद रखना प्रयोग, तीसरा क्या होगा? प्रयोग। चौथे की बात करें तो चौथा होगा विश्लेषण। पांचवे की अगर मैं बात करूं तो वो होगा संश्लेषण। और छठवें की अगर मैं बात करूं तो वो याद रखना मूल्यांकन। पहला होगा ज्ञान, दूसरा होगा समझ, तीसरा होगा प्रयोग। पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से अपन क्या करेंगे? समझाएंगे, समझाने के बाद क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है, संश्लेषण के बाद लास्ट में क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं। ये अपने लिए जो 6 पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आपको कह देगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के कौन से मुख्य 6 अंग है या मुख्य अंक कौन सा है, या मुख्य अंग नहीं है। 3 इसमें से डाल देगा, एक अलग डाल देगा, तो क्या हो जाएगा? आपको आंसर देना होगा। दूसरे की बात करूं, 2 नंबर पे आता है शिक्षण उद्देश्य में भावात्मक। क्या आएगा? भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य की अगर बात करें तो ये किसने दिया था? ये भावात्मक उद्देश्य दिया था करंतवाल व मनसिहा। करंतवाल व मनसिहा ने भावात्मक उद्देश्य दिया था। और इसमें क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना आप। इसमें कहा गया कि बालक में रुचियां, अभिवृत्तियां व मूल्यों का विकास भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यानी बालक में रुचियां अभिवृत्ति व मूल्यों बालक में रुचियां, अभिवृत्ति व मूल्यों का विकास भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत
भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बालक में रुचियां, अभिवृत्ति व मूल्यों का विकास भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। याद रखना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति इन उद्देश्यों इन उद्देश्यों की प्राप्ति इन उद्देश्यों की प्राप्ति सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त किया जाना संभव है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति सह शैक्षणिक गतिविधियों 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 के माध्यम से विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त किया जाना संभव होता है। यानी या तो विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संभव होता है। आगे अपन चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिए। इसके जो मुख्य जो अंग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पहले अंग की अगर बात करें अपन, पहला अंग है ग्रहण करना। दूसरा है भावात्मक में पहला अंग क्या होगा, ग्रहण करना। दूसरा है अनुक्रिया। तीसरा है अनमूल्यन यानी मूल्यांकन करते हैं अपन। चौथा है विचार करना। पांचवा है अपना व्यवस्था। पहला क्या है, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनमूल्यन करना या अनमूल्यन करना, और चौथा अपना विचार करना या विचारना, और पांचवा अपना व्यवस्था। और छठवीं बात करूं तो छठवीं याद रखना चरित्रीकरण। क्या याद रखोगे दोस्तों, चरित्रीकरण। ये अपने किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आरटेट ने पूछ लिया था कि चरित्रीकरण किसके कौन सी क्रिया कौन से उद्देश्य में आता है। तो चरित्रीकरण आता है भावात्मक उद्देश्य में। किस में आता है, भावात्मक उद्देश्य में। हम अपनी बात करें आगे की तो 3 नंबर जो उद्देश्य की बात होती है वो होती है क्रियात्मक उद्देश्य। ये किसने दिया था क्रियात्मक उद्देश्य, तो ध्यान से सुनना। ये दिया था सिम्पसन। याद रखना किसने दिया था, सिम्पसन ने दिया था। और इसमें क्या कहा था कि बालक की शारीरिक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। खेल कूद हो गया, व्यायाम हो गया, योग हो गया आदि के माध्यम से शारीरिक कुशलता प्राप्त की जाती है। इसकी प्राप्ति खेल मैदान यानी किसी भी अपन कह सकते हैं स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होता है वहाँ से प्राप्त होती है। तो क्रियात्मक उद्देश्य दिया था सिम्पसन ने। और इसमें क्या कहा, ध्यान से सुनना। बालक की शारीरिक क्रियाओं से इसका संबंध है। बालक की शारीरिक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, खेल कूद, व्यायाम हो गया,
योग आदि के माध्यम से शारीरिक कुशलता प्राप्त की जाती है इनकी प्राप्ति खेल मैदान या किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन मान लो से प्राप्त होती है। इसके जो मूल अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, याद रखना, अनुकरण करना। दूसरा है कार्य करना, अनुकरण करना, कार्य करना। तीसरा है परिशुद्धता। चौथा अपना संयोजन, और पांचवा है अपना स्वाभाविकरण। स्वभाव भी अपना अच्छा होना चाहिए जब खेलते हैं उस टाइम। परिशुद्धता, कार्य करना, अनुकरण करना, ये अपन को याद रखनी है। ये इसके क्या है? मुख्य अंग है। आगे और बात करें दोस्तों तो आगे वाला अपना पॉइंट आएगा, वो ध्यान से सुनना, बड़ा पॉइंट है। उसके बाद अपन एनसीएफ की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करेंगे, सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य की अगर अपन बात करेंगे, वो मेरे प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।